हाय गाइस, वेलकम टू क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 8 जिसका नाम है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडियन क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में। ओके, तो एक एक करके चालू करते हैं। तो ऑन अ डेली बेसिस वी टॉक अबाउट वेदर एंड सी इट ऑन टीवी एंड लिसन ऑन रेडियो, बट क्लाइमेट इज डिस्कस्ड फॉर लॉन्गर इवेंट्स एंड नॉट डेली बेसिस। ओके, सो डेली बेसिस पे हम वेदर के बारे में जानना चाहते हैं और जानते हैं, जैसे कि टुडे इज़ अ सनी डे, टुमारो क्या व्हाट वेदर इट विल बी हमको नहीं पता। ओके, सो वेदर बेसिकली हम देखते हैं कि दिन ब दिन के जो क्लाइमेट का जो कंडीशन है, एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन है, उसमें हम वेदर के बारे में जानते हैं। और जो क्लाइमेट है वो बेसिकली लॉन्गर इवेंट्स के लिए होता है, जैसे कि ठंड के मौसम में हमेशा ज़्यादातर ठंड रहती है या फिर राजस्थान वगैरह में गर्मी रहती है, तो वहाँ का क्लाइमेट है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की, और दूसरी बात मतलब किसी बड़े एरिया की बात करते हैं हम क्लाइमेट में। ओके, क्योंकि वेदर की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग सिटी में, अलग अलग टाउन में अलग अलग वेदर हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट बेसिकली लॉन्गर पीरियड के लिए होता है और दूसरी चीज़ लॉन्गर एरिया के लिए होता है, जैसे स्टेट या कंट्री का क्लाइमेट होता है। ओके, अभी हम जानेंगे कि डिफरेंस क्या है वेदर और क्लाइमेट में। ओके, सो वेदर इज़ द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने कहा, वेदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे कि दिन में भी, एक दिन में भी सुबह शाम अलग अलग वेदर हो सकता है। जैसे सुबह अगर ठंडा मौसम है, शाम को बारिश हो सकती है, तो ये दो वेदर है एक ही दिन के अंदर, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है वेदर। ओके, एंड ऑल्सो इट चेंजेस फ्रिक्वेंटली, जैसे मैंने कहा वेदर चेंज होते रहता है। एंड इट इज़ टॉक्ड अबाउट फॉर अ स्मॉल टाउन और सिटी, छोटे टाउन या सिटी के लिए हम वेदर की बात करते हैं। ओके, और वेदर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन। जैसे कि मैंने बात किया, सुबह अगर ठंड है, शाम को अगर रेनफॉल हो गई, बारिश हो गई, तो उस टाइम पे वो वेदर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्लाइमेट। ओके, सो क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज द स्टडी ऑफ एवरेज वेदर कंडीशंस ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्लाइमेट है, क्लाइमेट के अंदर हम बहुत सारे वेदर का बात करते हैं, एंड क्लाइमेट इज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज़ फॉर अ लार्जर एरिया। ओके, सो क्लाइमेट डज नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली, बहुत टाइम तक कांस्टेंट रहता है, क्लाइमेट चेंज होता नहीं है। और साथ ही साथ क्लाइमेट डिपेंड करता है ऑन अ लार्ज एरिया लाइक स्टेट और अ कंट्री। ओके, अभी हम जानेंगे व्हाट आर द मेजर सीजन्स इन आवर कंट्री। तो हमारे कंट्री में बेसिकली 4 सीजन्स हैं। पहला है कोल्ड वेदर सीजन, जिसे हम विंटर कहते हैं, दिसंबर से फरवरी का महीना। उसके बाद में हॉट वेदर सीजन, जिसे हम समर सीजन कहते हैं, मार्च टू मई। एंड देन वी हैव साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जो कि रेनी सीजन कहा जाता है, वर्षा ऋतु, जो कि जून से सितंबर में है। ओके, और लास्ट में है अक्टूबर से नवंबर, जो कि हम उतना कंसिडर नहीं करते, लेकिन फिर भी एक सीज़न है, रिट्रीटिंग मानसून का सीज़न। जब ये जो साउथ वेस्ट मानसून सीज़न है ना, साउथ वेस्ट मानसून जब विंड्स हिमालय से टकरा के जब वापस लौटती हैं साउथ की तरफ, तो ये अक्टूबर या नवंबर का महीना होता है रिट्रीटिंग मानसून का, जहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वगैरह के कोस्ट में बारिश होती है। ओके, और ये सीज़न ऑटम सीज़न होता है अगर हम नॉर्थ इंडिया के रेफरेंस पॉइंट से देखें तो। ओके, अभी हम जानते हैं कोल्ड वेदर सीज़न के बारे में, एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं सबके बारे में। तो कोल्ड वेदर सीज़न बेसिकली विंटर सीज़न होता है, और ये विंटर सीज़न मतलब ये ठंड का सीज़न क्यों होता है, शरद ऋतु क्यों होती है, क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली नहीं फॉल करती है नॉर्थन इंडिया, मतलब हमारे देश पे। तो जब सन की रेज डायरेक्टली नहीं फॉल करेंगी तो गर्मी कम रहेगी, तो जब गर्मी कम रहेगी, धूप होगी नहीं, तो ये विंटर सीजन होगा। ओके, सो द टेम्परेचर आर क्वाइट लेस इन नॉर्थन इंडिया इन कोल्ड सीजन और विंटर सीजन, जैसे आप दिल्ली का क्लाइमेट देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे हॉट वेदर सीज़न की। तो हॉट वेदर सीज़न, जिसे हम समर सीज़न कहते हैं, इस टाइम पे सन की रेज डायरेक्टली हमारे देश पे पड़ती हैं, या नॉर्थन इंडिया की अगर बात करें, इसी वजह से गर्मी का सीज़न रहता है। और नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे कि टेम्परेचर क्वाइट हाई, मतलब बहुत ज़्यादा 40-42 डिग्री टेम्परेचर रहता है। और साथ ही साथ जो लोकल विंड्स हैं, जैसे लू जिसे हम कहते हैं, हॉट ड्राई डस्टी विंड्स, ये मूव करती रहती हैं, घूमती रहती हैं नॉर्थन इंडिया के रीजन में। तो इससे कई लोगों को सनस्ट्रोक वगैरह भी हो जाता है, क्योंकि ये जो हॉट ड्राई विंड्स रहती हैं लोगों को बहुत तबीयत में नुकसान पहुँचाती हैं। ओके, नेक्स्ट हम जानेंगे रेनी सीज़न के बारे में, जिसे हम साउथ वेस्ट मानसून सीज़न भी कहते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून सीज़न इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मानसून विंड्स होती हैं वो इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद में साउथ वेस्ट की तरफ मुड़ जाती हैं, इंडिया की तरफ मुड़ जाती हैं। इसी वजह से इसे मॉइस्चर लेडन विंड्स या फिर साउथ वेस्ट मानसून विंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये मॉइस्चर लेके आती हैं अपने साथ, बारिश लेके आती हैं, इसी वजह से मॉइस्चर लेडन विंड्स कहा जाता है इसे। ओके, सो जून के टाइम में मालाबार कोस्ट में ये हिट करती हैं मानसून विंड्स, और धीरे धीरे करके 15 दिन बाद फिर मुंबई में आती है और बाकी सब इंडिया में फैलती हैं। ओके, सो दीज मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टू द लैंड, मतलब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से मूव करते हुए पूरे इंडिया में बारिश करती हैं। ओके, सो 75% ऑफ इंडियाज मानसून इज कॉज्ड बाय दिस साउथ वेस्ट मानसून ओनली। इसी वजह से हमारा देश मतलब एग्रीकल्चर हमारा बेसिकली मानसून पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि 75 से 80% बारिश इसी से, रेनी सीजन की बारिश से ही होती है, साउथ वेस्ट मानसून से ही होती है। ओके,
सो व्हेन द विंड स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर रेनफॉल अकर्स। तो बेसिकली ये जो मॉइस्चर लेडन विंड्स जो कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, ये कोस्ट को क्रॉस करने के बाद में जब हमारे देश में घुसेंगी तो जो हिमालय जो हमारे देश में जो हिमालय है मतलब जो हमारे देश का जो नेचुरल बैरियर है उससे मॉइस्चर लेडन विंड्स टकराएंगी और फिर प्लेन्स में बारिश करेंगी। ओके, सो ये पूरा प्रोसेस है। अभी हम जानेंगे सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून, जिसे ऑटम सीजन कहा जाता है, जो कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में आएगा। ओके, सो विंड मूव बैक फ्रॉम लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। मतलब जो ज़मीन पे बारिश हो रही थी, ये मॉइस्चर लेडेड विंड्स आई थी, अब ये वापस लौट रही हैं जहाँ से आई थी। सो दे मूव बैक फ्रॉम लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। ओके, सो इस वजह से लैंड से बे ऑफ बंगाल में जाती हैं क्योंकि तो उनके पास मॉइस्चर नहीं रहता, इसी वजह से ये वापस जाते वक्त नॉर्थ इंडिया में बारिश नहीं करती हैं। लेकिन जब ये विंड्स बे ऑफ बंगाल से होकर के गुजरती हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तरफ, तो उन्होंने मॉइस्चर गैदर कर लिया होता है। इसी वजह से जो सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे हैवी रेनफॉल होती है, क्योंकि ये जो रिट्रीटिंग मानसून विंड्स है ना, ये अब बे ऑफ बंगाल मतलब लैंड को क्रॉस कर लिया, वहाँ बारिश नहीं की नॉर्थ इंडिया में क्योंकि मॉइस्चर था नहीं। लेकिन जब बे ऑफ बंगाल की तरफ से होकर के साउथ इंडिया की तरफ गए तो बे ऑफ बंगाल में इन्होंने मॉइस्चर कलेक्ट कर लिया, पानी कलेक्ट कर लिया और फिर बारिश करती हैं कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। इससे वजह से कई बार बाढ़ भी आ जाती है तमिलनाडु वगैरह में अक्टूबर और नवंबर के महीने में। ओके, अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे देश में इंडियन क्लाइमेट के बारे में। तो हमारे देश का बेसिकली क्लाइमेट कहा जाता है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि हमारा देश बेसिकली मॉनसून पे ही डिपेंड करता है, ऑलमोस्ट 75% ऑफ द रेन। इसी वजह से हमारे देश के क्लाइमेट को मॉनसून या फिर बारिश मॉनसून बहुत हद तक डिटरमाइन करता है, वर्षा। ओके, सो दिस द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड विच मीन्स अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन्स। ओके, इसी वजह से मानसून सीजनल विंड्स भी हैं, क्योंकि कभी कभी सीजन्स में ही केवल मूव करती हैं, जून से सितंबर के टाइम में ही। इसी वजह से मानसून विंड्स को सीजनल विंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर सीजन में होती हैं, हमेशा नहीं बहती ट्रेड विंड्स की तरह। ओके, सो ड्यू टू इंडियाज ट्रॉपिकल लोकेशन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड्स, जैसे कि मैंने बात की। सो मोस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ही डिपेंड ऑन मानसून्स। जैसे मैंने कहा हमारा देश कृषि प्रधान देश है और उसके किसानी करने के लिए बेसिकली जो खेती करने के लिए जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट जो है इरिगेशन के लिए पानी, मानसून बहुत ज़रूरी है। तो हमारा देश में एग्रीकल्चर इसी पे डिपेंड करता है और बेसिकली हमारे देश में 50% से ज़्यादा लोग खेती करते हैं। इसी वजह से मानसून और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इंडिया जैसे देश के लिए, क्योंकि फिर हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज अफेक्टेड बाय लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। जैसे आप जान सकते हैं कि जैसे जो दिल्ली वगैरह का रीजन है वहाँ पे कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, मतलब गर्मी में बहुत गर्मी होती है, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। लेकिन अगर आप ये सब देखेंगे केरला वगैरह के कोस्टल एरियाज़ को या मुंबई वगैरह में, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जैसे लोकल विंड्स हैं, इनकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल ही रहता है। ओके, और मुंबई जैसे एरियाज़ में ठंड वगैरह पड़ती नहीं है, क्योंकि ये सी ब्रीज लैंड ब्रीज की वजह से मॉडरेट टेम्परेचर रहता है हमेशा। और साथ ही साथ क्लाइमेट हमारे देश का डिटरमाइन होता है रिलीफ फीचर से भी। रिलीफ फीचर मतलब क्या, जैसे माउंटेन्स। अगर हमारे देश में मान लेते हैं हिमालयाज़ नहीं होते, जो कि नेचुरल बैरियर है, साउथ वेस्ट मानसून वहाँ से टकराती हैं और फिर बारिश करती हैं। अगर हमारे देश में हिमालय जैसा रिलीफ बैरियर या फिर नेचुरल बैरियर नहीं होता, रिलीफ फीचर जैसे माउंटेन नहीं होता हिमालय जैसा, तो हमारे देश में भी साइबेरिया जैसी बहुत एकदम फ्रीजिंग कोल्ड रहता है हमेशा, क्योंकि जो नॉर्थ पोल से जो हवाएँ बहती हैं, ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएँ, वो हमारे देश में आती हैं। हमारे देश में हमेशा मतलब ठंड रहती, बर्फ़ जमी रहती। लेकिन हिमालय हमारा जो नेचुरल बैरियर का काम कर रहा है, हिमालय एक नेचुरल रिलीफ फीचर है, इसकी वजह से हमारे देश का क्लाइमेट डिटरमाइन होता है। यही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि क्लाइमेट इज डिटरमाइंड बाय रिलीफ फीचर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड एल्टीट्यूड एटसेट्रा। ओके, सो क्लाइमेट के बाद में हम वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे, हमारे देश में कैसा वेजिटेशन है। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। ओके, सो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरली अकर किया गया है और उसे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया है, ह्यूमनली कोई अफेक्ट नहीं हुआ है उसको। ओके, सो नेचुरल वेजिटेशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्लांट एरिया दैट हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड ग्रोज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन ऑन इन अ स्पेसिफिक एरिया। मतलब नेचुरल वेजिटेशन वो एरिया है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह अपने आप ग्रो हो रहे हैं, नेचुरली ग्रो हो रहे हैं, बारिश वगैरह से ग्रो हो रहे हैं और ह्यूमन्स ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, अपने आप ग्रो हो रहे हैं। ना ह्यूमंस ने वहाँ फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया, ना ही कुछ किया, ना ही वहाँ पे इरिगेशन किया, ना ही वहाँ पे प्लाउइंग की, कुछ नहीं किया, अपने आप वो नेचुरली ग्रो हो रहा है। ओके, सो वेजिटेशन इन आवर कंट्री कैन बी ऑफ 5 टाइप्स। तो हमारे देश में 5 तरह की वेजिटेशन पाई जाती हैं, एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, सो ये पहला टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है जो हमारे देश में पाया जाता है। तो ट्रॉपिकल वेजिटेशन क्या होता है? सो ट्रॉपिकल वेजिटेशन बेसिकली अकर इन एरियाज दैट रिसीव हैवी रेन। ओके,
सो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसे एरियाज़ में रहती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. सो दीज रेन फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट सनलाइट कैन नॉट रीच द ग्राउंड. ओके, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये सदाबहार रहती हैं. मतलब जो एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ रहते हैं ना अलग अलग स्पीशीज़ के, तो मतलब ऐसा रहेगा कि वो अलग अलग टाइम पे अपने पत्ते झड़ाते हैं. ओके, सो जो पत्ते हैं अलग अलग टाइम पे झड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमेशा ही हरियाली है. ओके, अगर सभी पेड़ के पत्ते एक साथ झड़ते तो ऐसा लगता है कि अभी पतझड़ का सीज़न चल रहा है, लेकिन उसमें अलग अलग ट्री के स्पीशीज़ है ना, तो अलग अलग टाइम पे उनके पत्ते झड़ते हैं. द ट्री स्पीशीज़ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ओके, सो दे शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स. इसी वजह से लगता है कि हमेशा सदाबहार हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके, सो इन सब एरियाज़ में हमेशा बारिश होती रहती है, हैवी रेन होती रहती है. जैसे दूसरे देशों में हम देख सकते हैं, साउथ अमेरिका में है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, तो भी एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है. एंड द रेन फॉरेस्ट इज सो डेंस दैट सनलाइट कैन नॉट रीच द ग्राउंड. ओके, सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कुछ ट्री के स्पीसीज़ का नाम मैं बताता हूँ, जैसे रोजवुड, महोगनी, एबोनी. सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कुछ ट्रीज़ हैं. जैसे रोजवुड वगैरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनते हैं, जो कि एक लग्जरी आइटम है, महंगा बिकता है. ओके, नेचुरल वेजिटेशन में सेकंड टाइप हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. तो हमारे देश में ज़्यादातर जो पेड़ पौधे हैं, जो फॉरेस्ट है, ज़्यादातर डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं. ओके, सो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट किस तरह के फॉरेस्ट होते हैं? सो दे आर कॉल्ड एज मानसून फॉरेस्ट. ओके, एंड दे आर वेरी लेस डेंस, मतलब ये कम डेंस रहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के मुकाबले. एंड दे आर कॉल्ड एज मानसून फॉरेस्ट. एंड दे शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स इन द ईयर. मतलब ये ऐसे हैं कि पत्ते झड़ते हैं इसके, और जब पत्ते झड़ते हैं तो पता चलता है कि हाँ ये पत्ते झड़ रहे हैं. एवरग्रीन की तरह नहीं कि हमें पता ही ना चले सदाबहार है. ओके, सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, दे शेड देयर लीव्स एंड दे आर लेस डेंस देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एंड दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर. ओके, सो कुछ एग्जांपल हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के, जैसे टीक, साल, शीशम, नीम के पेड़. ओके, सो ये सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में आते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो हम जानेंगे वो है थॉर्नी फॉरेस्ट. तो थॉर्नी फॉरेस्ट जैसे नाम से पता चल रहा है कि लीव्स की जगह यहाँ पे थॉर्न्स रहेंगे. ओके, सो this vegetation is found in dry areas of the country like Rajasthan and all. So the leaves of these trees are reduced to spines to reduce water loss. मतलब ये इन सब जगहों पे जो थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं वो पत्ते झड़ जाते हैं, उसकी जगह पे थॉर्न्स रहते हैं क्योंकि हमें मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करना रहता है. स्पाइंस होते हैं. ओके, बेसिकली नुकीले रहते हैं, जैसे आंकड़े का पेड़, कैक्टस वगैरह हो गया. ओके, खैर, बबूल, कीकर, ये सब थॉर्नी फॉरेस्ट के टाइप हैं. ओके, के कुछ ट्री स्पीसीज हैं. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में हम जानेंगे माउंटेन वेजिटेशन. ओके, सो माउंटेन वेजिटेशन जैसे नाम से पता चला, इट इज़ ग्रोन इन हायर एरियाज. ओके, सो दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रोज एट हाइट्स एंड विद द इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर फॉल्स. जैसा हम जानते हैं जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे, माउंटेन्स पे जाएंगे, टेम्परेचर घटता जाएगा. ओके, सो ये माउंटेन वेजिटेशन बेसिकली एक पर्टिकुलर हाइट पे पाया जाता है. 1500 से 2500 मीटर्स की हाइट पे पाए जाते हैं ये पेड़, और बेसिकली ठंडी एरियाज में पाए जाते हैं माउंटेन्स पे. एंड दे आर ट्रीज हैव कोनिकल इन शेप. मतलब जो ट्रीज के जो टॉप पार्ट आप देखेंगे ना, ट्रीज का जो छत रहेगी, कैनोपी ऑफ द ट्रीज जिसे हम कहते हैं. सो द कैनोपी ऑफ द ट्रीज आर कोनिकल इन शेप. कोनिकल इन शेप क्यों रहता है? क्योंकि ट्रीज ने अपने आप को अडॉप्ट किया है. क्योंकि माउंटेन रीजन्स में जैसे ठंडी के सीजन में तो बर्फ़ गिरेगी, तो जब बर्फ़ गिरेगी और ट्रीज़ की कोनिकल शेप रहेगी तो बर्फ़ उस पर रुकेगी नहीं, झड़ जाएगी. तो आप देख सकते हैं कि ट्री भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसने अपने आप को किस तरीके से समय के साथ अडॉप्ट किया है ताकि बर्फ़ उस पर जमे नहीं, रुके नहीं. क्योंकि अगर बर्फ़ उस पर अगर रुक जाती, नॉर्मल पेड़ की तरह रहते, तो पेड़ मर जाता है, नुकसान हो जाता पेड़ का. तो ट्री ने भी अपने आप को अडॉप्ट किया है और अपने टॉप कवर को कोनिकल शेप में किया है. ओके, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉनिफरस फॉरेस्ट क्योंकि उनके कोन होती है, आइसक्रीम का कोन जैसे आप जान सकते हैं. अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. तो माउंटेन वेजिटेशन के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि देवदार के वृक्ष जो ठंड हाइट्स पे माउंटेन्स में पाए जाते हैं, पाइन, चिर. तो ये सब माउंटेन वेजिटेशन के टाइप है. जैसे चिर ट्रीज आप देख सकते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं. ये आप एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि 5वां टाइप है नेचुरल वेजिटेशन में जो हमारे देश में पाए जाते हैं. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट किस तरह कहाँ पे पाए जाते हैं? तो बेसिकली दे आर सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट बेसिकली सॉल्टी वाटर में सर्वाइव करते हैं. दे आर बेसिकली फाउंड इन द सुंदरबंस रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑल्सो. सो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट आप सुंदरबंस रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पे दलदली मिट्टी है और सॉल्टी वाटर है. ओके,
अंडमान एंड निकोबार में भी ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं और ये बहुत प्रिवेंट करते हैं साइक्लोन वगैरह के टाइम पे, सुनामी के टाइम पे कोस्टल एरियाज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट का ये इंपॉर्टेंस है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं हमको किसी कैलामिटी के टाइम पे। ओके, सो सुंदरी पेड़ जो इस फॉरेस्ट में ग्रो होता है, सुंदरबंस फॉरेस्ट में, सो सुंदरी इज़ अ वेल नोन स्पीसीज ऑफ ट्रीज आफ्टर विच द सुंदरबंस फॉरेस्ट हैज़ बीन नेम्ड। मतलब सुंदरबंस फॉरेस्ट का नाम ही सुंदरी पेड़ पे पड़ा, जो कि एक मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक पेड़ है। मैंग्रोव फॉरेस्ट में सुंदरी ट्री, इसी के नाम पे सुंदरबंस फॉरेस्ट का नाम पड़ा। ओके, अभी हम जानेंगे कि वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। इतने सारे फॉरेस्ट के बारे में हमने जान लिया, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में जान लिया। अभी हमको जानना है कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, सो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट से रिलीज ऑक्सीजन जो कि हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं, और दे अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, खींचते हैं अपने अंदर, उसे खाना बनाते हैं और प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं जो हमारे लिए रेस्पिरेशन का काम करती है। ओके, एंड ऑल्सो द रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल दैट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो जो प्लांट्स के जो जड़ हैं वो सॉइल को प्रोटेक्ट करती हैं ताकि सॉइल बहे नहीं, टॉप सॉइल, फर्टाइल सॉइल बहे नहीं, वो भी प्रोटेक्ट करती हैं। साथ ही साथ ट्रीज प्रोवाइड अस विद वुड फॉर फर्नीचर, दे प्रोवाइड अस फ्यूल, फॉडर, दे प्रोवाइड अस मेडिसिन, गम, हनी, रेजिन्स, सो दे ऑल्सो प्रोवाइड अस रबर, फ्रूट्स एंड ऑल द थिंग्स। सो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि पेड़ हमको क्या क्या देते हैं, मतलब फल देते हैं, फूल देते हैं, रबर लेते हैं, हनी, मेडिसिन्स, हर्ब्स, सब कुछ चाहिए, और फूड फॉर कैटल, हमें मतलब पेड़ सब कुछ देता है। इसी वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखें अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी और अपने लिए भी, बिकॉज ट्रीज ऑल्सो प्यूरिफाई द एयर ऑल्सो। ओके, सो इसी वजह से प्लांट्स या ट्रीज इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में, हमने पढ़ लिया, वेजिटेशन के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ जैसे नाम से पता चल रहा है, वाइल्ड समथिंग दैट ग्रोज इन वाइल्ड एरियाज। ओके, जहाँ पे ह्यूमन डिस्टर्बेंस ना हो, नेचुरल एनवायरनमेंट हो। ओके, सो वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू द अनकल्टिवेटेड प्लांट स्पीसीज एंड अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स दैट लिव इन नेचुरल एनवायरनमेंट्स। तो वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड लाइफ में क्या होता है कि जो वन्य जीव है, मतलब जो ऐसे पेड़ पौधे और ऐसे जानवर जिसमें ह्यूमंस ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, और प्लांट्स, ऐसे प्लांट स्पीसीज जिसको ह्यूमंस ने कल्टीवेट नहीं किया है, अपने आप उगे हैं, नेचुरली उगे हैं, और ऐसे एनिमल्स हैं जिसको डोमेस्टिकेट नहीं किया गया है, अपने नेचुरल एरियाज़ में वो रह रहे हैं। ओके, सो ये वाइल्ड लाइफ का पार्ट होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अनकल्टिवेटेड प्लांट स्पीसीज एंड अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ओके, सो इसमें क्या क्या होते हैं हम जानेंगे। सो इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाइल्ड एरियाज विदाउट ह्यूमन डिस्टर्बेंस, मतलब ह्यूमन डिस्टर्बेंस के अलावा बिना ये अपने आप ही ग्रो किए गए हैं। फॉर एग्जांपल इन थार डेजर्ट एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज हम देख सकते हैं कि इंडियन फॉक्स है, लोमड़ी जिसे कहते हैं, डेजर्ट कैट एंड वेरियस बर्ड स्पीसीज आर फाउंड, एंड वन सच एग्जाम्पल इज़ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ बर्ड है, और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, क्योंकि इंसानों ने उसे मार दिया तो अभी उनकी संख्या बहुत कम बची है और वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसकी बात हम करते हैं। एंड ऑल्सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस वो स्पीसीज होती है जो ज़मीन पे भी रहती हैं, पानी में भी रहती हैं, जैसे मेंढक। ओके, मैमल्स जैसे ह्यूमंस, वी ह्यूमन बींग्स आर मैमल्स, बर्ड स्पीसीज, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट। सो यह सारी की सारी चीज़ें वाइल्ड लाइफ का पार्ट है। जैसे रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स में आ जाएंगे आपके ये सांप वगैरह, गिरगिट और ये छिपकली वगैरह। एम्फीबियंस में फ्रॉग वगैरह आ गए। मैमल्स जैसे हम लोग, बर्ड्स तो आप जानते हैं। इंसेक्ट्स में मतलब ये कीड़े मकोड़े, और वॉर्म्स में मतलब जैसे अर्थ वॉर्म्स वगैरह हो गए। ओके, सो द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल, जैसा कि हम जानते हैं कि रॉयल बंगाल टाइगर जो है हमारा देश का नेशनल एनिमल है, बिकॉज इट इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ, इट इज़ नोन फॉर इट्स लाइक फीचर्स एंड इट्स एजिलिटी, कितना वो तेज़ दौड़ता है। इस वजह से ये हमारे देश की शान है, हमारे देश की हमने इसको अपना नेशनल एनिमल मान रखा है, रॉयल बंगाल टाइगर को। ओके, नेक्स्ट है गिर फॉरेस्ट में आप देख सकते हैं इन गुजरात एशियाटिक लायंस मिलते हैं, मतलब ये यहीं पे केवल मिलते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। साथ ही साथ एलिफेंट्स और वन हॉर्न्ड राइनोस आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बेसिकली असम में पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स हैं, जैसे कैमल्स हैं, कैमल और वाइल्ड एस जिसे गधा कहते हैं। तो वाइल्ड एस एंड कैमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। अदर एनिमल्स आर लाइक मंकी, वुल्फ, चीतल, नीलगाय। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग एरियाज़ में जहाँ जैसे जैसे वेजिटेशन है, अलग अलग टाइप ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे पोलर बियर वगैरह हो गया, वो ठंडे एरियाज़ में पाए जाते हैं,
और जैसे कि मंकीज़ वगैरह प्लेन एरियाज़ में पाए जाते हैं, और ये चीतल वगैरह, डियर वगैरह ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं, टाइगर वगैरह ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं, कैमल्स ऊँट जिसे कहते हैं ये सब डेजर्ट एरियाज़ में पाए जाते हैं, वन हॉर्न राइनोज असम एरिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। मतलब अलग अलग एरियाज़ में जैसा जैसा क्लाइमेट है, जैसा जैसा वेजिटेशन है, उसी तरीके की वाइल्ड लाइफ वहाँ पे है। ओके, अभी हम जानेंगे पीकॉक के बारे में। सो पीकॉक जैसे हम जानते हैं मोर जिसे कहते हैं, हमारे देश का नेशनल बर्ड है पीकॉक। ओके, एंड अदर कॉमन बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड इन आवर कंट्री लाइक पैरट्स, तोता जिसे कहते हैं, पिजन्स, मैना, गीज़, बुलबुल, डक। सो ये सब हमारे देश में पाए जाते हैं। साथ ही साथ हमारे देश में ठंड के सीज़न में माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं दूसरे देशों से, जैसे साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से आती है, ग्रेटर फ्लैमिंगो यूरोप से आती है, ब्लू थ्रोट एंड बार हेडेड गूज भी आती है हमारे देश में दूसरे देशों से माइग्रेटरी बर्ड्स। तो इन वाइल्ड एनिमल्स को और कुछ जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उसके लिए हमारे देश में बहुत सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स भी लाए गए हैं। जैसे कि हमारे देश में लाया गया प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लाया, जिसे हम एंडेंजर्ड स्पीसीज़ ऑफ टाइगर को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसी वजह से हमने प्रोजेक्ट टाइगर लाया। साथ ही साथ 1992 में हमारे देश में प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया, जिससे हम एंडेंजर्ड एलिफेंट को, इंडियन एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, कंजर्व करना चाहते थे। ओके, सो ये हमने जाना अपने इस चैप्टर में, जिसमें हमने क्लाइमेट, इंडिया की वेजिटेशन, इंडिया की वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड इट in this chapter, all the things that I have taught. So if you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you so much for watching. Bye bye, and please subscribe to my channel.